नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। चुनावों से पहले दावों की झड़ी लगाई जा रही है और राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए हर तरह के वादे कर रहे हैं। चुनावों से पहले अखिलेश यादव ने एक और दाव चल दिया है। अब अखिलेश यादव ने यूपी के 12 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का ऐलान किया है। अखिलेश ने कहा है कि सरकार बनने पर कर्मचारियों के लिए 2005 से पहले वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करेंगे। अब इसके साथ साथ उन्होंने यश भारती सम्मान को फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जिला स्तर पर नगर भारती सम्मान भी शुरू किए जाएंगे। इस दौरान अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। उनका कहना है कि बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है। हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है। आपको कथनी और करनी में कहीं भी भेदभाव नजर नहीं आएगा। वहीं घोषणा पत्र के सवाल पर अखिलेश ने कहा है कि पहले बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर दे, फिर हम अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। अब ऐसे में कई सवाल उठते हैं। जो भेदभाव के साथ काम कर रही थी वो मैनिफेस्टो जैसे ही लाएगी, उसके बाद समाजवादी सरकार में क्या क्या काम होंगे, समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा। तो कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि घोषणाएं जारी, घोषणा पत्र की क्या तैयारी, सपा को बीजेपी के घोषणा पत्र का क्यों आखिर इंतजार। ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं जिस पर जवाब जानना बेहद जरूरी है। दांव पर दांव, कितना प्रभावित होगा चुनाव। बिजली किसान के बाद कितना काम आएगा पेंशन पर दांव। तो सपा की तरफ से लगातार दांव पर दांव खेले जा रहे हैं। अब जनता को किस तरह से लुभाया जाए ये साफ सामने आ रहा है। फिलहाल तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, इनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है बीजेपी प्रवक्ता दीपक बघेल, सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला रुख कर लेते हैं हम डॉक्टर सुनील जी का। डॉक्टर सुनील जी, जिस तरह से अगर हम सपा की बात करें तो लगातार तैयारी तो दिख ही रही थी, फिर चाहे विजय रथ यात्रा हो या जनता तक पहुंचने की कोशिश हो, लेकिन अब जो दाव लगातार खेले जा रहे हैं पेंशन को लेकर, अगर हम बात करें 2005 से पहले की जो पेंशन अब बहाल करने की बात कही गई, या फिर हम पहले के वादों की बात कर ले जो 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही गई, क्या लगता है ये दाव काम आएंगे? कोमल, देखो, जो भी राजनीतिक दल चुनाव से पहले घोषणा करते हैं निश्चित तौर से हम कह सकते हैं उससे वोटर प्रभावित होता है। और हर बार वोटर किसी न किसी राजनीतिक दल पर विश्वास और भरोसा करता है और वो वोटिंग होती है, उसकी सरकार बनती है। पिछले 3 बार की हम बात करें, 7 की करें, 12 की करें, 17 की करें, तो हर राजनीतिक दल को विभिन्न अलग अलग राजनीतिक दल थे, सबको पूर्ण बहुमत दिया। और वो इसलिए दिया कि कहीं ना कहीं उन राजनीतिक दलों ने ऐसे वायदे किए जो जनता ने उन पर भरोसा किया। अब ये मांग उठने लगी है पिछले 2 वर्ष से कि आज जो भी राजनीतिक दल चुनावी घोषणा करते हैं, घोषणा पत्र लाते हैं, क्या उनको सरकारी गजट माना जाए। इस बात की का नियम बनना चाहिए। और कोई भी राजनीतिक दल घोषणा करता है तो यदि वो लागू नहीं कर पाता है तो उसको कम से कम 10 साल का चुनाव से लड़ने के लिए, रोकने के लिए एक बैन होना चाहिए। तो मुझे लगता है कुछ राहत मिलेगी। ये कह सकते हैं हम चुनावी रेवड़ियाँ हैं। तो आज बहुत अच्छी बात है कि अखिलेश जी ने ये दोनों बातें रखी कि पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। लेकिन अखिलेश जी को ये भी याद होना चाहिए कि 2015 और 16 में 2 साल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आंदोलन किए। इन पेंशन को दोबारा लागू करने के लिए हजारों की संख्या में सरकारी कर्मचारी पहुंचे। वहाँ क्या हुआ? लाठीचार्ज मिला, मुकदमे लिखे गए। लेकिन मैं कह रहा हूँ देर सही दुरुस्त सही, यदि आपको इसका आभास है कि वास्तव में उनके साथ अन्याय हुआ है और न्याय मिलना चाहिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा होना चाहिए। यश भारती पुरस्कार की जहाँ अखिलेश जी ने बात की है और कहा है कि जिले लेवल पे भी हम नगर भारतीय पुरस्कार लागू करेंगे, बहुत अच्छी बात है। पहले भी तमाम घोषणाएं अखिलेश जी ने की थी। रानी लक्ष्मीबाई जो सम्मान मिला था वो भी अखिलेश जी की सरकार की देन थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि वास्तव में उन्हीं लोगों को मिला जो उसके हकदार थे। ये भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि यदि उसमें भी भेदभाव होता है, यदि ऐसे सम्मान में भी भेदभाव होता है जो आरोप लगते रहे अखिलेश जी की सरकार पे, यह भी आश्वस्त करना पड़ेगा कि इन सब चीज से ऊपर उठ के
या 2022 में उनकी सरकार आती है तो पिछली बार जो आरोप लगे थे ये अखिलेश जी आश्वस्त कर रहे हैं कि इस बार के ऐसे आरोप नहीं होंगे और ईमानदारी से जो जिसके हकदार है उसको सम्मान मिलेगा। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल होगी। चलिए फखरुल हसन चांद जी का रुख कर लेते हैं, सपा प्रवक्ता हैं ये। फखरुल जी, हम सपा के वादों और दावों की जब बात करते हैं तो पिछली भी कई बातें जो सामने रखी गई हैं, सुनील जी को आपने सुना ही होगा, लेकिन घोषणा पत्र को लेकर पहला मेरा आपसे सवाल रहेगा कि आखिर बीजेपी के घोषणा पत्र का इंतजार क्यों है? देखिए अभी मैं कौशिक जी ने एक बात तो बताई कि 2014-15 में कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे पुरानी पेंशन बहाल के लिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं फिर से बताया कि इस सरकार में भी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं पुरानी पेंशन के बहाल की मांग को लेकर। तो मैं उस बात को भी जोर देता हूँ कि इस सरकार में भी लगातार कर्मचारी, शिक्षक लगातार पुरानी पेंशन की व्यवस्था को बहाल करने के लिए अपने आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं सड़कों पर। दूसरी चीज, जहां तक यश भारती का सवाल है, भेदभाव की सवाल है, समाजवादी सरकार ने बिना भेदभाव के दिया था। हाँ, इस बात से मैं कौशिक जी की सहमत हो सकता हूँ कि कुछ लोग जिनको भी मिल जाना चाहिए था, हो सकता है कि वो लोग छूट गए हों। हम इस बात को आश्वस्त करते हैं कि आने वाले समय में जब समाजवादी सरकार बनेगी और यश भारती पुरस्कार दिया जाए तो बिना भेदभाव के दिया जाएगा। जो लोग छूट गए थे, हम समझते हैं अगर वो उस पुरस्कार के लिए मैं समझता हूँ कि काबिल होंगे और तो उनको भी दिया जाएगा। और जो धनराशि दी जाती थी सरकार ने बंद कर दी, हम समझते हैं वो भी दी जाएगी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के इंतजार का सवाल, तो बात ये कि आज मैं आपकी जब ये डिबेट थी तो मैं भारतीय जनता पार्टी का ये घोषणा पत्र अपने साथ लेके आया हूँ जो संकल्प पत्र लाए थे 2017 में भारतीय जनता पार्टी को। तो हम इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि इस संकल्प पत्र को जो लेके आए थे इसमें से वादे कितने पूरे किए भारतीय जनता पार्टी। अब वो अपना घोषणा पत्र ले आए, तब हम उनसे इस सवाल को भी पूछना चाहते हैं कि जो 2017 का संकल्प पत्र था, जो घोषणा पत्र था, उस वादे को आपने पूरा नहीं किया। अब ये दोबारा से आप जो घोषणा पत्र लाए तो उसको कैसे पूरा करेंगे? हम इनको जनता के बीच लेके जाना चाहते हैं, इसलिए हम इनका इंतजार कर रहे हैं कि अपना घोषणा पत्र कब लेके आए। चलिए बीजेपी प्रवक्ता दीपक बघेल का रुख कर लेते हैं। दीपक जी, सपा प्रवक्ता को आप सुन रहे थे और सुनील कौशिक जी को भी सुना आपने, लगातार दाव पर दाव चले जा रहे हैं, जनता को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और वही कोशिश की जा रही है जिसको जनता चाह रही है, यानी कि जनता के हित में कई दावे किए जा रहे हैं। अब जिस तरह से पेंशन बहाली का ये दाव खेला गया है, क्या लग रहा है आपको ये काम आएगा? और घोषणा पत्र को लेकर जिस तरह से फखरुल जी कह रहे हैं कि कई वादे वो देखना चाहते हैं कि क्या पूरे किए गए, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें उनके सामने आई उनके अनुसार जो पूरी नहीं हुई, क्या कहेंगे? कोमल जी धन्यवाद। पहली बात तो फखरुल जी की आवाज में थोड़ा सुन नहीं पाया और उनके साउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, परंतु मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के लिए तो सिर्फ एक चीज है, वादे हैं। वादों का क्या, ये तो सिर्फ वादे इसलिए करते हैं कि इनमें दो चीजें हैं इनके पास में। उसमें एक तो पहला ये जितनी भी इनकी योजनाएं होती हैं वो इसलिए होती है कि समाजवादी को लाभ मिल सके, या दूसरी योजना वो इसलिए लेकर आते हैं कि किसी भी प्रकार से उसमें भ्रष्टाचार कर सके। इनकी पूर्व भी अगर पेंशन योजना को, एक समाजवादी पेंशन योजना को भी उठाकर देखा जाए तो उसके अंदर भी क्या स्थिति थी, ऐसी स्थिति उसमें 43,000 लोग जिंदा नहीं थे, उन लोगों को भी मिल रही थी, और लगभग 5 लाख लोग जो पात्र नहीं थे उन लोगों को भी पेंशन योजना मिल रही थी। ऐसे ही इनकी यश भारती सम्मान जो इनके द्वारा दिया जाता था, उसमें से ये सिलेक्टिव उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करके रखते थे जिनको ये सम्मान देना चाहते थे। ये उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं रख पाते जिन्होंने संस्कृति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, या पत्रकारिता के क्षेत्र में, या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई अभूतपूर्व योगदान किया होता था। बस जो समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं या समर्थक है, केवल उन्हीं लोगों को ये सम्मान दिया जाता था। आज वही सम्मान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में पूर्ण रूप से राज्य संस्कृति पुरस्कार के नाम पर दिया जा रहा है, चाहे वो लोक गायन के क्षेत्र में हो, चाहे शास्त्रीय संगीत नृत्य के क्षेत्र में हो, चाहे नौटंकी के क्षेत्र में हो, चाहे गाथा गायन के क्षेत्र में। ऐसे विभिन्न आयामों में लगातार हमारी तरफ से ऐसे सम्मान दिए जा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी का अगर कार्यकाल देखा जाए तो 12 से लेकर 17 तक अगर इनका लगातार कार्यकाल देखा जाए, इनको एक बार पूरा मौका मिला और इससे पहले भी इन्हें मौका मिला, पर 12 से लेकर अगर 17 तक का कार्यकाल देखा जाए तो इनसे उस 17 के बाद में 22 तक में जितना भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है वो सब दुगना किया है। चाहे इनके लिए अगर देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज देखा जाए तो भी इनके सरकार में 15 थे, हमारी में 59 हुए। एक्सप्रेस वे देखे जाए, ये 2 एक्सप्रेस वे दोनों सरकारें मिलकर नहीं बना पाई, हमारी में 4 मेडिकल एक्सप्रेस वे बन गए। अगर वहीं पे अगर एयरपोर्टों की बात की जाए तो इनके में 2 एयरपोर्ट थे,
हमारे ये में तो 5-5 देखिए एयरपोर्ट फर्ज बन गए। होता है अगर किसानों की जब कर्जमाफी जनता की के जाए, विकास की तो बात अच्छा कही जाती है और आप सत्ता में हैं तो ये आपका फर्ज है, आपका दायित्व है कि आप जनता के हित में ये तमाम वो काम करें, ना कि ये काम किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि जनता के हित के लिए ये काम किए गए हैं। डॉक्टर सुनील जी, जिस तरह से सपा प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और दावे और वादों की बात को आगे बढ़ाते हुए दीपक जी कह रहे हैं कि हमने एक्सप्रेस वे बनाए हैं, हमने लोगों के लिए काफी विकास किया है, कहीं ना कहीं ये तो दायित्व होता है जब सत्ता में आप होते हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं फखरुल जी की बातों से और दीपक जी की? ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार ने विकास किया है, समाजवादी पार्टी सरकार ने भी विकास किया था। मुद्दा इस बात का नहीं है, मुद्दा इस बात का है कि वो जनता तक आप उसको पहुंचा पाए कि नहीं पहुंचा पाए। जनता ने आपके विकास को स्वीकार किया कि नहीं किया, जनता से आप कनेक्ट हो पाए कि नहीं हो पाए, ये मायने रखता है। दूसरी बात, जो मुद्दे हैं निश्चित तौर से जनता के, महंगाई का मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बेरोजगारी का मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ व्यवस्थाएं कोरोना काल में चरमराई थी, ये मुद्दा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पुरानी पेंशन योजना, मुझे लगता है कई आंदोलन इस प्रदेश ने देखे हैं और सरकारें आई और गई, देखा, लाठीचार्ज भी हुए, मुकदमे भी लिखे गए। क्या वो मुद्दा जो आज अखिलेश जी ने उठाया है, क्या दूसरी पार्टियां उसको उठाएंगी, महसूस करेंगी क्या? इस बात का जिक्र इस चुनाव में होना चाहिए। तो जब ऐसे मुद्दे चुनाव में चर्चा पर चर्चा बनते हैं तब जनता वोटिंग करती है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि 3 बार चुनाव हुए और तीनों बार और चुनाव का ऐसा नहीं सरकारें चली नहीं, अच्छी चली, अच्छा रिजल्ट थे उनके, लेकिन वो जनता से कनेक्ट वो सरकार नहीं हो पाई। जनता से कनेक्ट होने के लिए जनता के बीच रहना पड़ेगा आपको, जनता को समझना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं सरकारों से गलतियां हुई हैं, कितनी भी हवाई बातें करें कि केवल विकास के मुद्दे पर आप चुनाव लड़ सकते हैं, विकास के मुद्दे के साथ साथ आप जनता के दुख दर्द को भी समझना पड़ेगा। अब विकास आप कर दीजिए, लोग मर्डर करेंगे, लूट करेंगे, बलात्कार करेंगे तो जनता इसको सह नहीं पाएगी ना। तो विकास के साथ साथ ये भी चाहिए, और इसके साथ आप करेंगे कि आप बेरोजगार लोगों को कर देंगे। महंगाई उस समय डाइन थी, आज महंगाई आपको दिख नहीं रही है, तो ये मुद्दे चुनाव में होंगे, ये भी समझना आपको पड़ेगा। तो 2022 का चुनाव मुझे लगता है कि विकास के साथ साथ इन मुद्दों पे जो व्यक्ति की जरूरत है, जिसके बगैर व्यक्ति रह नहीं सकता, यदि वो मुद्दे भी रहे और उन मुद्दों पर भी चुनाव लड़ा जाए तो मुझे लगता है कि 2022 का चुनाव रोचक चुनाव होगा। फखरुल जी, सुनील जी को आपने सुना, मुफ्त का लगातार दावा किया जाता है। ये दाव कई बार, अगर लैपटॉप को लेकर बात कही जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि दोबारा से छात्रों को लैपटॉप देना शुरू करेगी सपा की तरफ से। ये पार्टी की तरफ से कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें मुफ्त को छोड़कर रोजगार पर आ जाते हैं, विकास पर आ जाते हैं, उसको लेकर क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, रोजगार जहाँ तक हम तो चाहते हैं कि कौशिक जी ने कहा, हम उनकी बात से सहमत हैं कि मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। रोजगार की बात हो, विकास की बात हो, सड़क और पानी की बात हो, रोटी की बात हो, हम तो लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं। हम आगे भी कह रहे हैं कि हम रोजगार देने का काम करेंगे। हम रोजगार किस तरीके से नौजवानों को दिया जाए उसके रास्ते निकालेंगे। समाजवादी सरकार में जिन लोगों को रोजगार मिले थे, चाहे वो अनुदेशक हों या बीटेड वाले लोग हों या शिक्षा मित्र हों, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी देखिए किस तरीके का सौतेला व्यवहार कर रही है। हाईकोर्ट पे जीत गए लोग, उसके बावजूद उनको सैलरी नहीं मिल रही है, तो सरकार उनके आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दे रही है। हम कहते हैं, हम इस बात को कह रहे हैं कि जब समाजवादी सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि जो सरकार ने बीटेड के और अनुदेशक के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, हम उसको नॉट ट्रेस करके वापस ले लेंगे। क्योंकि नौजवानों को जिनको रोजगार मिल गया है, उनको रोजगार छीनने का किसी भी सरकार को हक नहीं है, चाहे सरकार कोई भी हो। हम समझते हैं एक बार जिस नौजवान को रोजगार मिल गया, क्या वो उस रोजगार को बचाए रखने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटेगा? मैं समझता हूँ नहीं। समाजवादी पार्टी आएगी और हम इन नौजवानों के साथ भी न्याय करेंगे। और दूसरे जो रोजगार है, हम आगे आने वाले समय में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसकी घोषणा करने वाले हैं। नौजवानों को रोजगार, कितने रोजगार नौजवानों को दिए जाएंगे और सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में कौन सा फैसला लिया जाएगा, हम समझते हैं आने वाले दिनों में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पे घोषणा करने वाले हैं और हमें इसका इंतजार करना चाहिए। चलिए दीपक जी, 12 लाख कर्मचारियों को लुभाने के लिए दाव खेला गया है। अगर हम बात कर रहे हैं उन कर्मचारियों को लेकर, एक बड़ा आंकड़ा है, बीजेपी की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि लगातार सपा वो कदम उठा रही है जिन जिन कदमों की जनता को जरूरत है। अगर हम बीजेपी की रणनीति को लेकर बात करें, क्या कुछ खास है? मैं बता दूं,
प्रथम तो जिस प्रकार से योजनाओं का या जिस प्रकार से जनता के लिए विभिन्न प्रकार की, चाहे कल इन्होंने 300 यूनिट फ्री की बात कर रहे हैं, आज पेंशन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए बजट कहाँ से लाएंगे? इनके पास उसके लिए उसको लेकर कोई नीति है क्या? अगर 300 यूनिट फ्री देते 1 लाख करोड़ का सरकार के ऊपर भार पड़ेगा, अगर फिर से 12 लाख को देते हैं तो 1 लाख करोड़ का और पड़ जाएगा। लगभग 5.5 लाख की अर्थव्यवस्था जो हमने उत्तर प्रदेश की पहुंचाई 2017 से लेकर अब तक, और जो पहले 2012 से लेकर 17 तक ये 2 लाख की छोड़ के गए थे, अब उस पर कितना भार डालेंगे? इनके पास नीतिगत फखरुल जी, आ रही हूं आपके पास। कोई योजना नहीं है जिस प्रकार से उनको पूरा किया जा सके। अगर कोई भी अगर इनकी नीयत अच्छी होती तो उस पर नीतिगत रूप से अपनी बात रखते। अगर ये नौकरियों के पास बात करते नौजवानों के लिए, तो इनकी सरकार में 1,98,000 युवाओं को रोजगार मिला था। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 4.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला। वहीं 1,25 मायावती जी की सरकार में मिला था। तो आप देखिए कि मतलब जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किए वो दोनों सरकारों से मिलकर ज्यादा काम किए और समाज के सभी वर्गों के लिए काम किए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने चलिए, वक्त का अभाव है, फखरुल जी का फाइनल कमेंट ले लेते हैं बजट को लेकर। फखरुल जी, आपने दीपक जी का सवाल सुना, बजट कहां से आएगा, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें, इनकी नीतियां क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देके 90% बजट उस योजना का इन्हीं ने प्रचार खर्च कर दिया। और दूसरे जितने भी इनकी योजनाएं हैं, जमीन पे काम कम हुए, उन योजनाओं का प्रचार प्रसार में 80% 90% उसका बजट खर्च कर दिया गया। हम समझते सूचना विभाग ने भी अभी एक राजनीतिक दल की तरह से इनका प्रचार किया। वो सारा प्रचार का पैसा बचेगा, वो जनता के टैक्स का पैसा है। हम उस टैक्स के पैसे से हमारा जो भी मैं आप आ जाइए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। और पैसे की व्यवस्था सरकार करना जानती है, किस तरीके से हम पैसे की व्यवस्था करेंगे। लेकिन पेंशन देखिए 2004 करेंगे कहाँ से? ये जनता को समझना पड़ेगा। लोक लुभाव ने जो वायदे किए जा रहे हैं, क्या पिछली बार की पार्टियों का रुख देखे, समझे कि जो पिछली बार सरकारों ने जो वायदे किए थे, जिन राजनीतिक दलों ने वो सत्ता में आए, क्या उन्होंने वो वायदे पूरे किए? ये सारे राजनीतिक दलों पे की बात कर रहा हूं मैं, भाजपा भी इसमें सम्मिलित है, सपा और बसपा भी सम्मिलित है। उसी हिसाब से जनता तय करे क्या कितना भरोसा इन राजनीतिक दलों पे किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और जनता बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गई है, क्योंकि किस दल ने, किस पार्टी ने क्या विकास किया, कौन सा कदम आगे फायदेमंद होगा, ये बखूबी जनता समझती है। इसीलिए 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता अपना आशीर्वाद किसे देगी, वो भी सोच समझकर, ये शायद जनता अच्छे से जानती है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.